नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। हर बार और बार बार हम सुनते आए हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और होता भी ऐसा ही रहा है। लेकिन इस बार बिहार और महाराष्ट्र ये रास्ता बदल सकता है और बिहार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। 40 सीटों वाला बिहार पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जी भर के कृपा बरसाई थी बिहार ने नरेंद्र मोदी पर। 40 में 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। बिहार की जनता लगातार बहुत वर्षों से तमाम समस्याओं से जूझती रही है। लेकिन पिछले दिनों अगर देखें तो नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां सुधरी और उसके बाद आरजेडी भी जब जब साझा सरकार में रही तब भी बहुत स्थितियां उतनी खराब नहीं हुई या नहीं खराब हुई यूँ कहा जाए तो। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर बिहार अब आगे बढ़ चुका है, जिसको लेकर वो बदनाम था। लेकिन बिहार बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही चैतन्य, राजनीतिक रूप से चैतन्य राज्य है और यहाँ की राजनीति पूरे देश की खबरें बनती हैं। यहाँ के बिहार की राजनीति को लेकर पूरे देश में बड़ी खबरें बिहार से बनती हैं। इस वक्त नीतीश कुमार के ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए के साथ पलटी मार देने से ऐसा लगने लगा था कि जो इंडिया वाला गठबंधन है या जो कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथियों का जो स्वाभाविक महागठबंधन है उसकी हालत बहुत पतली है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, पाटलिपुत्र की लड़ाई और जब मगध पर चढ़ाई हुई तो एक तरीके से रणक्षेत्र बिल्कुल अलग दिखने लगा। एक रिकॉर्ड कायम किया है तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद के बेटे, आरजेडी के चेहरा, या यूं कहें कि बिहार में इंडिया वाले गठबंधन का इंजन। तेजस्वी यादव ने जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं 210 से अधिक रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और उन्होंने 200 से अधिक रैली करने पर केक भी काटा। इसको लेकर राजनीति भी हुई। मैं रैलियों में सुन रहा हूं कि तेजस्वी यादव अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि देखो आपका भाई इस हेलीकॉप्टरवा को टेम्पो बना दिए है और पब्लिक बहुत खुश होती है, युवा उन पर प्यार बरसाते हैं, बुजुर्ग उनकी बलैया लेते हैं। इस तरह की स्थितियां रैलियों में दिख रही है। हालांकि 2020 में भी एक एक दिन में 20-20, 22-22 रैलियां तेजस्वी यादव ने की थी और वो अपनी पार्टी को, गठबंधन को सरकार में नहीं ला पाए और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी यादव ने आरजेडी को युवाओं से जोड़ा और वो बिहार का युवा हर रैली में उमड़ रहा है। इधर कुछ दिनों से तेजस्वी यादव कि रीढ़ की हड्डी में बहुत भयानक समस्या है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी डॉक्टरी रिपोर्ट है। ये कहा जा रहा था कि वो घर बैठ जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि बैठ जाओ घर में, 3-4 हफ्ते आराम करो। लेकिन अगर तेजस्वी यादव 3-4 हफ्ते आराम करते तो आरजेडी और इंडिया वाले गठबंधन को भी ये मतदाता शायद आराम दे देते। यहां तक कहा जा रहा है कि वो 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगाकर दर्द के रैलियों में जा रहे हैं, बैठकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, व्हील चेयर से हेलीपैड तक जाते हैं और मंच में भी उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। विपक्ष का एक नेता इस हद तक लड़ाई लड़ रहा है, सत्ता दल चुटकी भी ले रहा है कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है। तेजस्वी यादव कुर्ता उठाकर दिखाते हैं कि कितनी बेल्ट बंधी हुई है उनके कमर में, ये इमोशनल ब्लैकमेल है, ये कह रहे हैं। लेकिन उनका ये अंदाज
बिहार के युवाओं को भा रहा है। विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुछ रैलियां हुई हैं वहां पर, लेकिन अकेले पूरे चुनाव अभियान को, पूरे चुनाव को तेजस्वी यादव खींच रहे हैं। या यूं कहें कि इंडिया वाले गठबंधन की रणनीति यह है कि वो अपने क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में चुनाव की कमान सौंप कर ये 2024 का चुनाव लड़ रहा है। और इसके उलट देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारों वाली पार्टी, सबसे बड़े नेता वाली पार्टी, सबसे ज्यादा संसाधनों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को केंद्रीकृत कर दिया है। उनके दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही नजर आ रहे हैं। बीच बीच में तीसरे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ भी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का जो नैरेटिव है कि चुनाव बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रचार अभियान को कहीं ना कहीं दिक्कतें महसूस हो रही हैं, क्योंकि वर्ग और ख़ास तौर पर जो योगी के समर्थक हैं वो देश भर में हैं और उनको ये जो खबर चाहे विपक्ष के जरिए ही मिल रही हो लेकिन बुरी लग रही है। तो आज मंथन में, चुनावी मंथन में, आज हम बिहार का गुणागणित समझेंगे और बात करेंगे सीटों का रण किसका बिगड़ा समीकरण। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां, परिस्थितियां जिस प्रकार से आई हैं वो अपने आप में बिहार चुनाव को लेकर, और बिहार चुनाव में मटन, मछली और अब केक, इसको लेकर राजनीति होती रही है। दिखा दिखा कर मछली खा रहे हैं, मटन लालू यादव बनवा रहे हैं राहुल गांधी को, अब सेब खा रहे हैं। इस तरीके की पॉलिटिक्स भी शुरू में हुई चुनाव में। लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है, हालात क्या हैं? दावे कर रहे हैं एनडीए के नेता, मंत्री कि इस बार तो 40 पार, 40 के 40 पार, पार माने जीत लेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, शिवहर और वैशाली के साथ ही गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज शामिल हैं। छठे चरण की 8 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं सीवान में मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने 2 चरण के चुनाव के बाद अपनी रणनीति ही बदल ली थी। इसके बाद एआईएमआईएम ने पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बाद में 9 सीटों पर लड़ने की बात कही। वहीं दूसरी ओर 2019 में अपनी धाक जमाने वाली एनडीए इस बार भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ट्रायंगल है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हुए हैं, तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रैलियों में कम नहीं है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री थक चुके हैं और नाउम्मीद भी हो चुके हैं। उनके पटना आने पर कुछ लोगों को रात में बुलाकर निर्देश दिया जा रहा है और वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी तेजस्वी की ओर से बड़ा दावा किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद देता हूं। हम लोगों के पास जो सूचना आई है उसमें वह काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें चुनाव हरा दिया है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले में पवन का नाम भी काफी चर्चा में है। पवन सिंह अकेले ही बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। पवन सिंह काराकाट सीट से बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने हैं और जिससे बीजेपी की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस पर तेजस्वी यादव ने भी इनकार करते हुए कहा कि मुझे लगता है ये भाजपा की ही साजिश है।
तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी गतिविधि और विरोधी गतिविधि कर रहे थे। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते अच्छा, ये प्रशांत किशोर एक हैं? सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। कुशवाहा जी को हराने की साजिश है और दिखावटी कार्रवाई की गई है। अंदर ही अंदर भाजपा वाले उपेंद्र कुशवाहा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद क्या एनडीए अपना पुराना इतिहास दोहरा पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा बहुत बुरे फंस गए हैं, ये सही बात है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में शिक्षा राज्य मंत्री थे, आरएलएसपी के चीफ थे और एनडीए में वो शामिल थे। बीजेपी से गठबंधन था, उनके सांसद 2 जीते थे, चुनाव वो जीते थे और मंत्री बने थे। लेकिन 19 में वो एनडीए का साथ छोड़ गए थे, चुनाव हार गए। फिर नीतीश की पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, फिर अपनी पार्टी पुनर्जीवित कर लिया, फिर एनडीए में चले गए। तो बहुत सारी गुलाटियाँ उपेंद्र कुशवाहा ने भी मारी हैं। लेकिन बिहार में जो मसला है वो ठेठ जाति समीकरण है। अगर जातियों का प्रचंड समीकरण कहीं दिखता है तो देश में बिहार के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका जहां छठे चरण में वोट पड़ने हैं और छठे चरण में बिहार में भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोट पड़ने हैं। कुल मिलाकर दावे अलग अलग हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, उस दावे को सुनते हैं फिर हम चर्चा करेंगे। इतना मैं बता दूं और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा छठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है उसमें हम लोग 400 पार कर रहे हैं। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन 1 सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे कांग्रेस की, राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो 1 सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही। इंडी गठबंधन ऐसे फैंक फूंक कर रहा है। आप ये देखिएगा कि हम जो देखे हैं या जो हम फीडबैक लिए हैं यहाँ पर, जितने ये 5 चरण हो गए, ये लोग का एकदम बिल्कुल सुपरा साफ है, जीरो कर रहा है, जीरो। कहीं पर ये लोग एक भी सीट नहीं जीत पा रहा है। हम लोग पिछली बार 39 जीते थे ना, इस बार उससे ज़्यादा हम 40 जीतेंगे, आप देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल सुपड़ा साफ है और इसके उलट तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये खटाखट, घटाघट और सफाचट। वो कह रहे हैं ये जो राहुल गांधी ने ऐसा शुरू किया है खटाखट, वो पूरे देश में खटाखट खटाखट राहुल गांधी कर रहे हैं। और राज्यों में इंडिया वाले गठबंधन के छत्रप अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये खटाखट घटाखट सटासट पटापट सपाचट पर आ गया है अब चुनाव। तो कुल मिलाकर बहुत ही दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीन पर क्या है इस बार का वहाँ का जो बिहार का लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो अगले साल भी है बिहार में, जमीनी स्थिति क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार और झारखंड को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा साहब हैं। स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। एसएन श्याम साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत लंबा अनुभव, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक मौली हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सहयोगियों से अनुरोध है कि वो जब भी मैं मेहमानों का नाम लूं तो उनको स्क्रीन पर अवश्य लाया करें, क्योंकि जब
दर्शकों से मेहमानों का परिचय कराना होता है तो उन मेहमानों से रूबरू होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस बात का मुझे लगता है हमारे साथी ख्याल रखेंगे। बहुत धन्यवाद। एसएन सयान साहब के पास मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार, पिछली बार तो एक सीट छोड़ दी थी किशनगंज वाली, लेकिन इस बार तो पूरी की 40 सीटें जीत लेंगे। एसएन सयान साहब, बिहार की धरती का जो चुनावी समीकरण है, एक बहुत ही विश्लेषक के रूप में, बहुत ही अनुभवी पत्रकार के रूप में, वो किस तरह आप देख रहे हैं और मुद्दे क्या हैं बिहार में? देखिए, मुद्दे तो बिहार में बहुत कुछ हैं। मुद्दे बेरोजगारी भी हैं, मुद्दे महंगाई भी हैं, मुद्दे जो है वो क्षेत्रीय भी हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाजपा का ये दावा कि हम 40 की 40 सीट जीत लेंगे, इस बार हमें वैसा नहीं लगता। मेरी व्यक्तिगत अपनी जो राजनीतिक हलकों में भी आपसी चर्चा हो रही है कि इस बार थोड़ा इनको कठिनाई है, क्योंकि एक तरफ तो देश में मतदाता जो है वो उदासीन बने हुए हैं, दूसरे बिहार में पिछले कई सालों से भाजपा बीट देखता रहा हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, जो मैंने देखा है कई चुनाव में जी, वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसके कारण जो भी अंदर के मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार 40 में से जो पिछली बार 39 जो था, उसमें से इस बार 5 से 10 सीट का नुकसान तो होने जा रहा है, और वो 5 से 10 सीट जो है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में मेरे ख्याल से जाएगा। जी जी, कुछ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आप लंबे समय तक बीजेपी को देखते रहे हैं। क्या वजह हो सकती है जो बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन है चुनाव को लेकर, और संघ परिवार की भूमिका एसएन सयान साहब क्या देखते हैं बिहार में? संघ परिवार बिहार में एक तरह से कहिए कि मठाधीशी के रूप में काम कर रहा है। संघ परिवार के जो लोग बिहार में संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री के रूप में हैं, वहां पे वो संगठन के जो ऊपर के जो पदाधिकारी, पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं, जो सुप्रीमो के आसपास के लोग हैं, उनको वो ज्यादा तरहीज देते हैं। आम कार्यकर्ता, मेरी अपनी समझ है, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आम कार्यकर्ताओं से भाजपा एक तरह से कट गई। और खास करके नेतृत्व परिवर्तन जब हुआ, जब बिहार में अध्यक्ष बदले गए और ये सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद से बहुत ऐसे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक उसमें है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही। सरकार भले का भाजपा की हो, एनडीए की हो, सबकी हो, लेकिन वो सुनी नहीं जा रही है, जिस वजह से कार्यकर्ताओं में भीतर ही, मतलब जिसको कहते हैं कि भीतर रोष है, वो उस रोष को दिखाते नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं या प्रतिबद्ध हैं, नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने एक सबक देने के लिए कि साहब चलो आप देख लीजिए, अब मैं जातिगत बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दूं कि बहुत पटना साहिब जो इलाका है, रविशंकर जी अभी उसके ये है, पहली बार भी जीते थे, आज तक नहीं गए। उसमें जो एक राजपूत बहुल क्षेत्र जिसको बरगाया बोलते हैं, 12 गाँव के में राजपूतों का एक पूरा ये है, मतलब उसको क्या कहते हैं, गढ़ है ना जी। और वहाँ एक बोर्ड आज लगा देखा मैंने कि मोदी से नहीं हमें कोई परहेज है, लेकिन रविशंकर से हमें गुरेज। तो इस तरह से करके, और ये टोटल गांव जो है भाजपा के लोगों का है, भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता, इधर के आरएसएस तक के लोग उसमें हैं। तो ये सारी चीज है कि भाजपा कार्यकर्ता जरा अपनी बात को दोहराइए एसएन सयान साहब, एसएन सयान अपनी बात को जरा दोहराइए, क्योंकि आपका नेटवर्क कहीं गड़बड़ है। वो छत्रियों के गांव की बात आप कर रहे थे, जरा वो दर्शक हमारे नहीं सुन पाए, कृपया अगर वो रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है और स्पष्ट हो जाएगा। पटना साहिब लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बरगाया बोलते हैं, बरगाया मतलब 12 गांव का एक तरह से कहिए किलाबंदी है, गढ़ है, क्लस्टर क्लस्टर, हाँ क्लस्टर है, सॉरी क्लस्टर है वो। और उस क्लस्टर में अधिकांश राजपूत जाति के मतदाता हैं, और
वोटर जो है वो समर्पित है, भाजपा के प्रति समर्पित है, लेकिन इस बार वहां पे एक बैनर लग गया है कि मोदी से हमें नहीं कोई परहेज है, लेकिन रविशंकर से गुरेज है। तो ये अब सोचिए कि कुछ नहीं तो मैं समझता हूं कि कम से कम लाख से तो ज्यादा वोट जो है उधर कट जाएंगे। 50,000 और लाख के बीच का वो मतदाता अगर वो वोट नहीं देते हैं तो नुकसान होगा, उनके एक सीट तो ऐसा ही उनको चला जाएगा। ये सारे कारण हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरहीज नहीं मिल रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इस वजह से भी ये सारा कुछ ऐसा है कि बिहार का मूड जो है, अब तो परसों चुनाव है बिहार में और फिर 1 जून को। अब बिहार के 1 जून के जो चुनाव वाले क्षेत्र हैं उनमें तो पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन अब देखिए ना, मोदी जी को लगातार बिहार आना पड़ा। मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, इतना दौरा प्रधानमंत्री जी का कभी नहीं। श्याम साहब, मैंने यही तो कहा ना कि बीजेपी ने इस चुनाव को केंद्रीकृत करके रखा है और इंडिया वाले गठबंधन ने अपने क्षेत्रीय छत्रप के हाथ में कमान दे दी है। यही बात है, क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में कमान होने से एक आप देखिए, हम छपरा वाली घटना जो है, आप देखिए आपके सामने है छपरा की घटना जो है, रोनी आचार्य पे मुकदमा हो गया, 3 FIR करने पड़े, और वो तब हो रहा है जबकि चुनाव खत्म हो गया। उसके बाद का इस तरह कई और मुद्दे जगह हैं जहाँ पे छिटपुट वारदातें हुई हैं, तो ये सारे मामले भी हैं। लेकिन मैं कहा ना आपको कि वोटर पूरी तरह उदासीन है, और अभी तक जो चुनाव हुआ 5वें चरण तक, उसमें बिहार में भी वोटर, मैंने कहा ना, मैं तो कई बूथों पर गया देखा, एकदम नहीं पहले जैसे होता था, पूरी टाइट व्यवस्था रहती थी, लोग हम लोग का मतदाता कार्ड, ये इलेक्शन कमीशन का कार्ड चेक करते, कुछ नहीं, एकदम नहीं। इस बार बहुत, जहाँ पार्टी के जो लोग हैं वो लोग थोड़ा बहुत जो लाइन में लगे हुए थे, बाकी आम लोग जो है मतदाता वो कहीं भी उत्साह के रूप में नजर नहीं आया। ठीक बात है। मैं चंदन मिश्रा साहब को चर्चा में शामिल करता हूँ। चंदन जी, SN श्याम साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी। वो करें उत्साह नहीं, लोग चुनाव आयोग की तरफ से कोई पर्ची नहीं, कोई एफर्ट नहीं। पहले हम लोग ये देखा करते थे कि तमाम वो चीज़ें भी प्रचारित होती थी, अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो आप उनसे डाल लीजिए। अब तो आधार कार्ड लेने लिए लोग घूम रहे हैं, लाठियाँ चल रही, भगा दिए जा रहे हैं। एक पहलू ये है, लेकिन उदासीनता जिसकी चर्चा श्याम साहब कर रहे हैं, ये उदासीनता की एक तो वजह क्या है, एक बिंदु मेरा, और दूसरी बात ये है कि ये उदासीनता का फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे मिलेगा? क्या ऐसा भी संभव है क्या कि इससे फायदा नुकसान भी होता है क्या? दुर्गेंद्र जी, मुझे लगता है कि श्याम नारायण जी घूम रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार में, लेकिन जो उदासीनता की बात उन्होंने कही है, ये बिहार ही नहीं कई इलाकों में थोड़ी सी है, लेकिन उदासीनता का संकेत या संदेश कहें यही है कि जो मतदाता हैं उनको मोदी जी से या मोदी सरकार से विरोध नहीं है, किसी तरह का रोष नहीं है, क्रोध नहीं है, और जो स्वाभाविक तौर पे वोटर है वो निकल के आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उत्साह में नहीं है। तो उत्साह में जब होता है, जब तो कोई परिवर्तन करना होता है, तब ज्यादा उत्साह में दिखाई पड़ते हैं वोटर। आपको हमें लगता है कि हम लोगों ने अब तक जो देखा है उसमें अगर इनको ऐसा रहता है कि यह सत्ता परिवर्तन की बात होती है तो ज्यादा उत्साह में रहते और वोटर उसी अंदाज में निकलते, है ना, कि उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है उनको उनके जो है बेड़ा पार कर देगा। यहाँ पे एक जो चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव बहुत चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, मोदी जी को आना पड़ रहा है, ये चुनाव बिहार में पूरा ठेका ले लिया है राजद ने। अपना राजद ने टिकट बंटवारे में आगे किया, और उनका देखिए इंडिया गठबंधन में तो लीड जैसे बीजेपी ठेका ले लेती है उत्तर प्रदेश में बसपा का टिकट बांटने के लिए, उसी तरह उन्होंने भी ले लिया है। नहीं दुर्गेंद्र जी, ऐसा नहीं है। बीजेपी तो पूरे देश में लड़ रही है ना, हर नहीं, बसपा का टिकट बीजेपी बांटती है यहाँ उत्तर प्रदेश में, तमाम जगह आधे टिकट बांटती है, उसी तरह ठेका उन्होंने ले लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल राजद, लालू जी ने ही तय कर लिया कि भाई हमको कैसे लड़ना है और कौन पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगा। यहाँ पे तो कांग्रेस वाले पिछले को लगे हुए हैं। ठीक बात है, आप देख लीजिए ना। इसलिए राहुल गांधी कितने सीटों पे लड़ रहे हैं भाई, उनकी हैसियत नहीं, कहाँ लड़ेंगे? बिना हैसियत के कहाँ लड़ेंगे? वो उनकी हैसियत नहीं है। यूपी बिहार में कांग्रेस की हैसियत नहीं है। इसीलिए तेजस्वी को सबसे प्रचारक रूप में, बड़े प्रचारक रूप में दौड़ना पड़ेगा। दौड़ रहे हैं वो। अब भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे देश में चुनाव लड़ना है,
मोदी जी की डिमांड सब जगह है, सब प्रांतों में है, सब जगह उनको लोग बुलाते हैं, बुलाना चाहते हैं कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में आ जाए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं तो, लेकिन ये जो उदासीनता है, उदासीनता जरूर है, क्रोध नहीं है, रोष नहीं है, तो परिवर्तन का कहीं कोई संकेत नहीं है। और आप मुझे ये लगता मान है रहे कि हैं कि आप ये मान रहे हैं कि जी 39 के 39 फिर वही रिपीट करेगा या 40 हो सकती नहीं, है? मैं अंकों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वहाँ तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस वाले है ना, जो अलायंस उन्होंने बढ़िया किया है, कुछ जगहों पे अच्छे उम्मीदवार दे के भाजपा की घेराबंदी की है। लेकिन नुकसान अगर बिहार में होगा अभी सीटों का, तो जदयू के खाते की जो सीटें हैं वहां पे नुकसान संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते की कुछ सीटों पे नुकसान नहीं होना है। यौन की रामविलास पासवान का जो पुत्र हैं चिराग, उनकी सीटें भी मुझे लगता है मुकम्मल आ जाएगी, उनकी सीटें हैं। अब जदयू को अपना मोर्चा संभालना है, और ये पूरा दारोमदार वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ज्यादा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। वास्तव में चुनौती जो सामने आ रही है वो जदयू के लिए है, ऐसा चंदन जी कह रहे हैं। और श्याम नारायण सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उनका आकलन है कि 8-10 सीटें फंस सकती हैं। 8-10 का भी डेंट अगर हुआ तो ये तो स्वीप, क्लीन स्वीप वाले राज्य थे बीजेपी के लिए। देखना पड़ेगा कि वास्तव में समीकरण किसका बिगड़ा। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हैं और रुख करेंगे मयंक मौली का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, मुझे मेरी आवाज़ अगर मयंक जी तक जा रही होगी तो मेरा सवाल वो सुनेंगे। मयंक जी, जैसा कि अभी श्याम नारायण सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता नाराज है और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, तो आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी या जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं वो क्या कोई मायने रखती हैं क्या इस चुनाव में, मयंक जी? मुझे लगता है कि मयंक का फ्रेम चला गया है और वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। आरजेडी के नेता दुर्जन जी सुन रहा हूँ। कौशलेंद्र जी सुन रहे हैं कि मयंक जी सुन रहे हैं? कौशलेंद्र सुन रहा हूँ। नहीं कौशलेंद्र जी, आपको तो अभी सवाल मैं करूंगा। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। मैं जरा इनसे एक सवाल ले लेता हूं। जो मयंक हमारे साथ जुड़े थे, शायद अभी आ गए हैं या नहीं आए हैं, काफ़ी देर से जुड़े थे, कुछ नेटवर्क बाधित है, कोई बात नहीं, अभी वो उनको जोड़ा जाएगा। शरीफ जाहिद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के नेता हैं। शरीफ साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने नहीं सुनी वो चर्चा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत कुछ परिवर्तन हमारे पत्रकार साथी नहीं देख रहे हैं। हालांकि एक पत्रकार साथी श्याम नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, 7, 8, 10 सीट में कुछ परिवर्तन हो सकता है। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं चंदन मिश्रा साहब, वो कह रहे हैं कि कहीं मतदाता इसलिए उदासीन है कि वो जानता है कि मोदी को ही चुनना है, इसलिए उछल कूद नहीं मचा रहा है, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। अंसारी साहब जी, मोदी से तो जनता मुश्किल है, मोदी को चुनना है जनता में, ये बात नहीं है कि जनता को नौकरी चाहिए, जनता को सस्ता सामान चाहिए, बात बहुत बड़ी है। जनता इसलिए उदासीन है, परिवर्तन तो होगा। बोलिए जय साहब जी। वो कह रहे हैं कि आप ये आप पार्टी की मीटिंगों में कहते रहो, दफ्तरों में कहते रहो, जनता को नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नौकरी चाहिए, मोदी जी ने दे दी, वो मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी ने कहाँ नौकरी दिया है भाई, बताइए तो। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां दी हैं। सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर छात्र नौजवान सड़क पर इस तरह से उतरते। मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, नौकरी कहाँ दे रहे हैं? नौजवान तो हताश है, नाउमीद है, मायूस है। मोदी जी से तो दिल टूटा हुआ है नौजवानों का।
ठीक है, मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं पुनः। मयंक मौली जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, चूंकि आप शुरू से चर्चा में जुड़े हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है श्याम नारायण सिंह ने। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता थोड़ा निराश है, उदास है, गुस्से में है। क्या इसका कोई फर्क आपके चुनाव अभियान में पड़ेगा? और जो आपका विरोधी गठबंधन है उसकी कमान क्षेत्रीय नेताओं के हाथ में है और आपके चुनाव की कमान पूरे देश में ही केंद्रीय नेताओं के हाथ में है। जाहिर सी बात है, क्षेत्रीय नेता अगर प्रभावशाली होते हैं, जिन राज्यों में अब तक देखा गया है, तो जाहिर सी बात उस पार्टी को कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे उठाने में तो फायदा होता ही है। मयंक जी, देखिए, मैंने पूरी चर्चा को बड़े गौर से सुना, बहुत देरी से सुना, लगभग आधे घंटे हो गए। और कुछ जो विश्लेषकों के विश्लेषण मैंने सुने वो काफी पूर्वाग्रहों से ग्रसित दिखाई दिए और कुछ के जो है वो लगभग मुझे ठीक दिखे। तो मैं उन पूर्वाग्रहों को मैं जरा क्लियर करना ये चाहूंगा कि अगर वोटिंग परसेंटेज, हालांकि वो कम नहीं है, क्योंकि जैसे आपने पहले 2 चरणों के चुनाव के बाद जो चुनाव आयोग ने अपने नए आंकड़े जब जारी किए थे 66.67% के, तो वो एक सम्मानित आंकड़ा है और पिछले बार के चुनाव के लगभग करीब ही रहा था, जिसपे काफी हो हल्ला भी मचा। और मैं मिश्रा साहब की बात पे बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, देश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। और एंटी इनकम्बेंसी तब थी जब 2014 के हमने चुनाव देखे थे, जब जनता को सत्ता परिवर्तन किसी भी सूरत में चाहिए था। 2019 में एक विशेषकर एक राष्ट्रवाद एक मुद्दा रहा, जिस पर लेकर के भर भर के कहिए कि हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले। अब रही बात 24 की, आते हैं 24 में विपक्ष की हवा उसी दिन से कहिए काफूर है, जिस दिन से हमने सुना और जब देश ने ये जाना कि अब की बार 400 पार का जब से आंकड़ा मिला। लोग बार बार अब ये इस बात पे कहिए कि हो हल्ला मचाते हैं कि 400 पार करेंगे नहीं करेंगे, कुछ के पेट में मरोड़े उठते हैं या जो कुछ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 400 पार तो हम लोग ऑलरेडी 400 पे थे, अभी वर्तमान अगर आप स्वरूप की बात करें तो। और अगर मैं आपको फिर भी बताऊं, चलिए इनका दिल रखने को ही सही कहूं तो सरकार बनाने का जो आधिकारिक आंकड़ा है सर, वो 272 का है। कोई दोस्त किसी भी दल ने, चाहे विपक्ष हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे जिस भी समूह के लोग हों जो मोदी को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, सबने एक बात को स्थापित सत्य मान के रखा है ना कि कम से कम 272 तो मोदी जी कम से कम उससे पार जा ही रहे हैं। सरकार बन रही है, इस पे किसी को कोई संशय नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अब रही बात जिन कहिए कि तात्कालिक मुद्दों या स्थानीय मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के मैंने सुना कि चाहे नौकरियों की बात हो या बाकी बात हो, जैसे भी जैदी साहब ने कहा, तो नौकरियों को लेकर के मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप केवल उठाएं जो देश में प्रोविडेंट फंड का जो आंकड़ा है, उसमें आपको अप्रत्याशित बढ़ावट दिखाई देगी। प्रोविडेंट फंड कोई आसमान से कूद के तो आता नहीं है, वो रोजगार के साधन उत्पन्न करने हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, देश के युवाओं का कहिए कि जो प्रोविडेंट फंड का जो आंकड़ा है वो लिटरली ओवरफ्लो कर रहा है, पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। कहाँ आप कहते हैं सरकारी रोजगार नहीं है? हर साल लगभग आजादी के जो 75 वर्ष पूरे होने के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख रोजगार के लिए हर महीने कहिए के लाख हो, 1.5 लाख हो, कहीं 2 लाख हो, पूरे देश भर में सरकार के 32 विभागों और उपक्रमों में सरकारी नौकरियों के जो कहिए जो ऑफर लेटर्स हैं और जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उनको बांटा। कहाँ आपको नौकरियां नहीं दिख रही है? बिहार सरकार की ही मैं बात करूं, जो आरजेडी को जिनको बड़ा ग्लोरीफाइड दिखता है, तो 17 महीने के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं किया सिवाय फेस लिफ्टिंग के। और जो एनडीए काल में जितनी नौकरियां मिली थी, आप अपने लोकल स्थानीय ब्यूरो से आप पता कर लें आप कि जब गांधी मैदान में कथित तौर पे तेजस्वी यादव जी जब पत्र बांट रहे थे, तो वो यही मीडिया के कैमरे थे जिन्होंने जब लोगों से इंटरव्यू लिया तो ये पाया कि कथित तौर पे उन लोगों को भी हेड काउंट दिखाने के लिए बिठा दिया गया था जो लोग लगभग 1.5 साल पहले एनडीए के कार्यकाल में ऑलरेडी नौकरी कर चुके थे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, उनको सैलरी भी आ रही थी। और अभी विगत 4 दिनों पहले जदयू की तरफ से एक आरोप लगा है, एक नई बात आ रही है जो धीमा धीमा करके मुझे लगता है आगे और क्लियर होगी, कि विगत 17 महीनों के कार्यकाल में चारा परिवार जो कि पूरी तरीके से बेल पर रिहा है, दीदी जीजाजी समेत, चाहे यहाँ बात मैं कांग्रेस की करूं या राजद की कर लूं, दोनों ही परिवारों का, तो अभी सिर्फ पटना के सराउंडिंग में 43 बीघा नई रजिस्ट्री जो है लालू परिवार के नाम पे अभी सामने आ रही है। तो ये जो बार बार तेजस्वी यादव हल्ला करते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे हमारी सरकार अगर बनी तो, हालांकि वो उनके सपने में बनने वाली है, मगर वो 1 करोड़ नौकरी नहीं, 1 करोड़ में नौकरी देने की बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, IRCTC हो, चारा घोटाला हो,
ये घोटाला वाला परिवार, इनके डीएनए में घोटाला बसता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में कोई किसी भी तरीके का कोई कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लिटरली ये प्रो इनकम्बेंसी है। लोग अपनी सरकार, अपने नेता से खुश हैं ठीक और है। बदलाव का कोई इरादा नहीं है। इनके वोटर बनिस्पत बाहर नहीं आ रहे हैं, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। ये तो बड़ी नई जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी बात है। तो अंसारी साहब जरा एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, फिर मैं कौशलेंद्र जी को चर्चा में शामिल करूंगा। ये क्या, इस सवाल पर इन्होंने कहा अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, अगर एंटी इनकम्बेंसी का डर मोदी जी को नहीं होता तो ये अपने भाषण में हिंदू मुसलमान नहीं करते। कितनी शर्म की बात है, कितनी अजीब बात लगती है कि इनके भाषणों में कोई इशू नहीं रहता है सिवाय हिंदू मुसलमान के, हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के। इनकी भाषा ही बताती है। आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा, एक भी बयान वैसा दिखाएं जिसमें कि हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भी दुराभाव पैदा करने की कोशिश की गई हो। इन्होंने बार बार एक बयान, पूर्वाग्रह से आप ग्रसित दिख रहे हैं जनाब। पूर्वाग्रह नहीं है, बिल्कुल पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह है आपका, पूर्वाग्रह नहीं है। ये आपकी रणनीति में शामिल है मुसलमानों बिल्कुल के खिलाफ। बिल्कुल ये पूर्वाग्रह है। देश में जब सरकारी लाभार्थी होते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखे जाते हैं। देश में जब उज्ज्वला योजना बांटी जाती है तो उसमें मयंक जी, तो मुसलमान बहनों को छोड़ नहीं दिया मयंक जाता। जी, मयंक जी, प्रधानमंत्री, मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान देख के उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं देते, लेकिन फिर चुनाव जब इतने उदारवादी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कहते भी हैं भी, मैं ये मानता हूं कि भाई इस देश का प्रधानमंत्री उदारवादी ही होगा तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन फिर बार बार जब चुनाव आ जाता है तो ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस वाले भैंस छोड़ कर दे देंगे, आपकी घर दे देंगे, मुसलमानों को आपकी का एक आधा घर दे देंगे, आपके संसाधन दे देंगे। फिर इनकी जरूरत क्या पड़ती है भाई, क्यों पड़ती है? हिंदू मुसलमान का नाम ही क्यों लिया जाए? मैं बता देता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी से जरा पूछेंगे आप ये सवाल कि उन्होंने बीच चुनाव में वोटिंग के बीच में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात, ओबीसी का आरक्षण छीन के देने की बात क्यों कही थी? तुरंत क्यों भागे कहा वो था? छोड़ के, अपने वोटों के छोड़कर भागे ना, ध्रुवीकरण के लिए वो कहा था। 1 घंटे में छोड़कर भागे वो। उनको लगा कि जन उन्होंने दबाव अपनी है। मैसेजिंग जहां पहुंचानी थी वहां पहुंचाने की कोशिश की थी। अरे तो उन्होंने आपके जहां नेता तो मैसेजिंग दिन रात पहुंचा- मैसेजिंग करते हैं, फिर तो आपके मेरी नेता तो बात पूरे सुनिए दिन रात सर, मैसेजिंग तो करते हैं भाई। अरे सुन ये लीजिए कोई बात सर, थोड़ी तो हुई। मैं ये कह, अगर उस पर कोई स्पष्टीकरण अगर दिया जाता है तो वो हिंदू मुसलमान करना नहीं होता आप है। करें तो सीधी सी बात स्पष्टीकरण है और दूसरे लोग करें तो वो हिंदू मुसलमान है। खैर ठीक है, हमने वो आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है और कोई बहुत समस्या नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि किसी को इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, मान लेना चाहिए कि होना ही होना है चुनाव में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कौशलेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। बिहार की हवा पानी के बारे में आप बीच बीच में हमें बताते रहते हैं, इस वक्त चुनावी हवा पानी क्या है बिहार की, कौशलेंद्र जी? कौशलेंद्र जी, हेलो, बोलिए हाँ कौशलेंद्र जी। दुर्जन जी, जी चलिए मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं छपरा से लौट रहा हूँ, आज आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं यही देखने गया था जी कि एक्चुअली है हवा क्या। लोग कह रहे हैं 39 आएगा, नहीं आएगा, और बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें जो मतलब मेरी बहुत लोगों से बात हुई, प्रशासनिक लोगों से बात हुई और वहाँ के जो लोकल हैं सबसे बात हुई। मैं देखना चाह रहा था हुआ क्या मतलब लालू जी की पुत्री गलती कर बैठी, उनसे गलती हो गई या किससे गलती हुई? अल्टीमेटली व्हाट आई केम टू नो, ये जो भोला यादव जो गए थे वहां, वो लीगली तो गलत था। अब दुर्जेंद्र जी को मैं नफरत करता हूँ। दुर्जेंद्र जी ने मुझे पेन नहीं दिया, दुर्जेंद्र जी ने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया, सब चीज है। लेकिन अब जब मुझे सेलेक्ट करने की बात आई कि मैं चंदन मिश्रा को पूछूं कि दुर्जेंद्र को पूछूं, तो मैं कहूंगा नहीं, दुर्जेंद्र ज्यादा अच्छे हैं। तो सिंपल सी बात मुझे दिखाई दी कि अल्टीमेटली घुमा फिरा के कहानी वही आ जा रही है कि मतलब वी हैव टू लुक एट दिल्ली, और दिल्ली में विकल्प नहीं दिखने का सीन मुझे दिखाई दिया। जाति वर्ग के अंदर भी गुस्सा है। ये जान के होता है ना कि फलाने का वोट है, फलाने का वोट है। विधानसभा में सीन अलग होगा, लेकिन आज जो दिखाई दिया, आज लोग सीधा सीधा बोल रहे थे कि भोला बाबू काहे घुसे। जो छपरा में कांड हुआ वहां भोला यादव का जाना लोगों को ज्यादा, अब ठीक है, हो सकता है कि रोहिणी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन लीगली होता है ना कि एक कैंडिडेट के साथ 3 लोग जा सकते हैं।
लेकिन भोला यादव घुसे। भोला यादव वहां नहीं जाने के लिए अलाउड है। अब भोला यादव गए वहां, और बहुत सारी बातें और बताऊं मैं आपको कि तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी के मेहनत के बारे में मैंने बात की तो लोग कह रहे नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो बीच में उनके भाई तेज प्रताप जो नौटंकी कर दे रहे हैं बहन के नॉमिनेशन के दिन, या फिर अभी छोटी बहन के पोलिंग के बाद जो तमाशा हुआ, ये सारी चीजें नेगेटिव चली गई। और बस जो अभी आप लोग आंकड़ा कर रहे थे ना 39 से घटेगा ऊपर होगा, तो मुझे लगता है, अब बाकी तो जनता जनार्दन है, मुझे लगता है 4-5 सीटों का फर्क पड़ेगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये मतलब ये 40 नहीं हो रहा है ना, 39 नहीं होगा, मतलब 40 की कह रहे हैं हम तो। बीजेपी के नेता 40 कह रहे हैं, आरके अरे सिंह, गिरिराज सिंह कह रहे हैं हम 40 जीत लेंगे भाई। दुर्जन जी, हम लोग नेता नहीं ना बॉस, हम लोग तो बस, हम लोग को तो एनालाइज करना है ना। नेताजी लोग को जो बोलना है, आप ठीक लोग है, आपका मानना है कि 2-4-5 सीटें में कोई फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए। हाँ घटेंगी। लेकिन एक्चुअली लोग, जैसे मैंने आपसे शुरुआत की ना, मैंने कहा दुर्जन जी ने मुझे पेन नहीं दिया, दुर्जन जी ने फलाना नहीं दिया, तो मुझसे पूछा तो क्या दुर्जन पसंद नहीं है? तो ना दूसरा कोई है ये नहीं है। वो आप समझ रहे हैं, एकदम लेमैन वाली बात कर रहा हूं मैं। अब दुर्जन जी ने, अब वो नौकरी नहीं दिया फला, ना दुर्जन जी दूसरा कोई होता तो सोचते ना। कहानी वही दिखाई दी मुझे। ठीक बात। और जो अब ये लोग जो गलती कर रहे हैं, विकल्पहीनता की बात कर रहे हैं। श्याम नारायण सिंह के पास पुनः हम जाएंगे। श्याम नारायण सिंह, एक तो कौशलेंद्र जी ग्राउंड जीरो पर हैं, आप भी घूमते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि विकल्पहीनता 2-4-5 सीटों पर कोई उलटफेर हो जाए या 2-4-5 सीट विपक्षी गठबंधन को मिल जाए, मतलब 39 और 40 तो नहीं हो रही हैं, 36 हो सकती, 35 हो सकती, 34 हो सकती हैं, लेकिन इससे नीचे जो एनडीए वो जा नहीं रहा है। हम आपसे जरा ये समझना चाहते हैं जो सीमांचल का इलाका है, ओवैसी साहब की भूमिका क्या है? वो भी कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, 1-2 सीटों पर। अनम्यूट करिए सिंह साहब, आपकी आवाज आ नहीं रही। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैंने पहले ही कहा आपको कि 5 से 10 सीट का फर्क तो पड़ सकता है, और क्वेश्चन भाई ने भी कहा कि 5 सीट का फर्क पड़ेगा। रही बात कि सीमांचल का जो इलाका है, देखिए सीमांचल के इलाके की जो रिपोर्टिंग है या जो वहाँ के अपनी खबरें हैं, जो हम लोगों के अपने सोर्स है, वो बताया है कि सीमांचल में पूरा वोट पड़ा है। सीमांचल एक ऐसा जगह है जहाँ वोट पड़ा है, और सीमांचल का वोट किसको पड़ा होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। रही बात ओबीसी साहब की, तो ओबीसी साहब हमें नहीं लगता कि उतना कुछ जमा पाएंगे यहाँ, लेकिन अब कहा क्वेश्चन है कि जनता है, कुछ भी कर सकती है, जनता मालिक होती है। सीमांचल के इलाके में निश्चित रूप से जो है वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, और सीमांचल के इलाके में जनता भी जो है वो आई है, लाइनों में खड़ा होकर के सुबह से ही लेकर के देर शाम तक जनता रही। मैं कह रहा था कि जैसा मैक मौली जी ने कहा, आपके प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, जो रोष है, जो उनके अंदर उदासीनता बना, ये क्यों बना है, इसका इन्होंने जवाब नहीं। अरे वो आपको कह रहे हैं पूर्वाग्रही हैं आप। हम मयंक मौली को जो बात सूट करती है वो सदग्रही, और जो उन्हें सूट नहीं करेगी वो पूर्वाग्रही। ये तो ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं। दुर्जन जी, इफ यू परमिट, एक चीज और ऐड करूंगा, अगर आप परमिट करें तो। बोलिए बोलिए। देखिए बॉस, ये जो दोधारी तलवार है ना सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया अभी इंडिया अलायंस को भारी पड़ रहा है। ये जो फिल्मी बाबू हैं, वो सन ऑफ मल्ला, वो जो केक वेक कटवा के जो ड्रामा करके और ये कर रहे हैं, वो उल्टा पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। मतलब वो तेजस्वी को हास्य का पात्र बना रहे हैं। मैंने इस बारे में बात की, देखिए फलाना वो, मतलब वो एक ड्रामेटिक टाइप का, ड्रामेटिक लोगों को समझ में आ गया कि मतलब दे आर क्रिएटिंग ए ड्रामा इन हेलीकॉप्टर, कि देखिए 200 हो गया मेरा। देखिए आरजेडी के लोग, देखिए ये एक पक्ष हो सकता है, एक पत्रकार के रूप में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि उनके समर्थक इतना खुश हो रहे हैं कि एक मल्लाह का बेटा, एक अहीर का बेटा, दोनों हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं। ये जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं
जिनके अंदर एक सामंतशाही मानसिकता के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं। दुर्गेन जी, ऐसी बात नहीं है। बात है कि आप एक मंत्री स्तर का व्यक्ति और हेलीकॉप्टर में बैठ करके केक काट रहा है, हवाई जहाज में बैठ करके चंदन दिखा, ये क्या तमाशा भाई? ये नौटंकी नहीं तो और क्या है? ठीक बात अभी है। आप ही बताइए दुर्गेन जी, आप ही बताइए। नहीं ये नहीं, नौटंकी नहीं तो क्या है? ये तो आप लोग किसको ग्राउंड दिखाना पर हैं, आप चाहते बेहतर बता सकते हैं। आप मेरा जनता को दिखाना मेरा तो चाह अपना रहे हैं, निजी जनता कोई को विचार बता नहीं है। दीजिए। बताइए भाई शरीफ साहब, ये नौटंकी आपके नेता कर रहे हैं। दुर्जन जी, शीतलपुर एक जगह है, जी। शीतलपुर जी वहाँ के यादवों के गांव में था मैंने वहीं एक सवाल किया कि आज हेलीकॉप्टर में केक कटत रहे ओकर का मिजाज बुझाता, तो बोल रहा है लोग अरे ये सब नौटंकी करत रहन, का जरूरी बा, ये तो उल्टा पड़ जाये। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक का वर्जन आपको टोटो में बता रहा हूँ। ये क्या है मतलब, एक होता ना कि वो लोग बोलते ना थोड़ा मैच्योरिटी दिखना चाहिए। ठीक है। अब मैच्योरिटी नहीं दिखेगी तो दिक्कत हो ठीक है, जाती है। मैं जवाब ले लेता हूँ, आरजेडी के नेता से जवाब लेता हूँ। शरीफ साहब जवाब दीजिए भाई, इमेच्योरिटी इमेच्योर एक्ट क्यों कर रहे हैं आपके नेता? अगर पब्लिक शून्य मानसिकता की होगी तो उनको कैसा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा? ये नाटक है कि नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि दबे कुचले वंचित समूह से जो लोग हेलीकॉप्टर पर हवाई जहाज से उड़ते हैं इनको तो अच्छा लगता नहीं। देखिए लीजिए, बोल दिया ना, जो हम कह रहे हैं वही बोल रहे हैं ये। अभी इनके सारे नेताओं से बात करें तो ये कहेंगे वंचित शोषित पीड़ितों को, जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट मानसिकता के लोग हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लोग शामिल करते हैं। कहते हैं भाई इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनके छाती में सांप लौट रहा है। नहीं चौहान साहब हम लोग उसके लिए जो होता है ना स्क्रिप्टिंग, हम लोग तो खैर मीडिया के लोग हैं, हम लोग थोड़ा स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, थोड़ी वो जो वीडियो बना रहे थे उसे स्क्रिप्टिंग सॉलिड कर लेते, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा है। ठीक बात है, ठीक बात। चंदन मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदन मिश्रा साहब बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बहुत देर तक ये संवाद चल रहा है, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगता है कि अगर ये लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव और मल्लाह जो है सन ऑफ मल्लाह, मुझे लगता है कि पिछड़ी जाति या उपेक्षित समुदाय से आते हैं और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, तो मोदी जी की समुदाय से आते हैं। मोदी जी तो मोदी जी के पास तो पूरा देश ही है भाई। तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी की ठाट बाट में कहाँ कमी है भाई? उनको देश ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए भाई? दुर्गेंद्र जी वो सवर्ण से नहीं ना है, वो राजपूत ब्राह्मण नहीं है, भूमिहार नहीं है। हाँ। वो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग है। खैर मैं कहना चाह रहा हूँ, दो विषय जो बहुत गंभीर विषय है। एक तो रोजगार और जो महंगाई है, ये जो विषय है, ये मुद्दा है। जब से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की, जितने चुनाव आज तक हम लोगों ने कवर किए, किसी चुनाव ऐसा नहीं रहा जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का विषय नहीं रहा। ये कोई अजूबा विषय नहीं है भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के समय में कि महंगाई बढ़ गई और रोजगार नहीं मिला। किस सरकार के समय में कितना लोगों को रोजगार मिल जाता है, ये विषय इस पर चर्चा करनी चाहिए आराम से। मुझे लगता है ये कोई नीचे ये विषय वोट न दिलाता है न कम करता है। बिल्कुल, आप देखेंगे चुनाव परिणाम के बाद जब विश्लेषण में आता है तो ये विषय जो है कोई एकदम बिल्कुल चमत्कारी ढंग से परिवर्तन करने वाला नहीं होता। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, ये अंसारी साहब ने आरजेडी के जो प्रवक्ता ने कहा कि ये विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है, अभी जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ओबीसी पर जो फैसला दिया है, इसमें ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया था बंगाल सरकार की ओर से जो उसके लिए इंटाइटल नहीं थे, इसे इलीगल माना गया। ये एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें माइनॉरिटी का सारे के सारे मुसलमानों को अगर 35 जातियां जोड़ी हैं तो 33 जातियां हैं। ये बीजेपी को सूट कर रहा है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं सूट करना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी चंदन मिश्रा साहब, उत्तर प्रदेश में भी एक आदेश हो गया है कि भाई मुसलमानों को जो सुविधा दी गई उसका जरा हम समीक्षा करेंगे। सारे चुनाव में हो रहे हैं सब। नहीं, बीजेपी ने एक बात जो कही है, इसको पूरे देश को समझना चाहिए। इसकी समीक्षा लोग हिंदू मुस्लिम से न करके कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना। अच्छा ये बताइए, जिस पार्टी से आंध्र प्रदेश में इन्होंने गठबंधन करके रखा चंद्रबाबू नायडू, वो तो खुलेआम उसमें लिखे हुए हैं अपने उसमें कि हम आरक्षण देंगे, तो वो उससे परहेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी सपोर्ट करेगी तो बीजेपी की निंदा होगी।
भाई आप सपोर्ट क्या कर्नाटक में करेगी? विरोध मान कर रहे लीजिए हैं। चंदन मिश्रा साहब दुर्गेंद्र चौहान के साथी हैं और चंदन मिश्रा साहब या दुर्गेंद्र चौहान चोरी करें, चंदन मिश्रा साहब कैसे बचेंगे भाई? सही बात है। कैसे बचेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं बचेंगे अगर वो ऐसा करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती दोस्ती कराई गई, दोनों ने बड़े प्रेम से एक दूसरे को गले लगाकर दोस्ती की है, तो गुण दोष के आधार पर स्वीकार किया ना एक दूसरे को। अगर आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनेगी और ऐसा करेगी तो फिर भाजपा निंदनीय होगी, भाजपा को डॉग पे खड़ा करेंगे लोग, वही लोग करेंगे जो आज उनके भाई, खिलाफ हम लोगों का काम तो बोल रहे हैं। कटघरे में खड़ा ही करना है, यही करते करते आपकी जिंदगी बीत गई, हमारी बीत गई, बीती रही है सब। कुल मिला के ये कटघरा अब बहुत नहीं, आज जो पूरे देश में हल्ला है हिंदू मुस्लिम, तो एक वही विषय पर तो चर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोविजन नहीं है तो हम क्यों आरक्षण दे ठीक रहे हैं? बात है, अब दे रहे हैं तो ठीक बात है। गलत बिल्कुल है। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं कोर्ट देना ने तो साफ चाहिए, कर दिया। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मयंक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि चर्चा अब अंतिम दौर में है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। चूंकि श्याम साहब कह रहे हैं कि आपने मूल सवाल को गोल कर दिया और उनको पूर्वाग्रही ठहरा दिया। एक तो मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के, सारे दलों से, कि पत्रकारों को कृपया सर्टिफिकेट मत बांटिए, थोड़ा हजम करना सीखिए, हजम कर लिया करिए। ठीक है, गलती बोल रहे हैं, आपको सूटे नहीं कर रहा, मान लीजिए, है ना, बहुत सारी बातें हमें भी नहीं गले उतरती, लेकिन झेलते हैं ना, आप भी झेलते हैं ना, तो झेलिए थोड़ा सा, बोलिए। चलिए, झेलते हुए मैं ये कहता हूं कि श्याम साहब किन कार्यकर्ताओं से मिले मुझे नहीं पता, मगर जब पटना साहिब के धरती पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था तो पटना का लगभग हर नागरिक ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरीखा दिख रहा था। तो मुझे वैसी कोई नाराजगी दिखाई दी नहीं है। हाँ, किसी का जर जोरू जमीन का कोई झगड़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, या कोई कथित तौर पे अगर उपेक्षित महसूस कर रहा हो या इनके सराउंडिंग में कोई मिला हो इनको, बट हमारे तौर पे मोर लेस मेजोरिटी में मुझे ऐसी कोई नाराजगी किसी भी कार्यकर्ता में कहीं से नहीं दिखाई देती है। जी बात है। जरा एक चीज ये बता दीजिए कि कितनी सीटें जीत रहे हैं, 40 की 39? 40 में 40। क्या बात है, 440, 400 पार। भाई बताइए, नेता आरजेडी जल्दी से रहे हैं, बिल्कुल। आप कितनी जीत रहे हैं? 1 2 कितनी? क्योंकि 40 तो ये जीत लेंगे, 39 चलो छोड़ देंगे एक आधी। आरजेडी के नेता से मेरा सवाल है कि वो कितनी सीट जीत रही है आपका गठबंधन? हमारा गठबंधन जीत रहा है 25। लीजिए। 15 काहे छोड़ दिए? नहीं, 15 आपके लिए छोड़ दिए हैं, 15 छोड़ दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मयंक मौली आपका धन्यवाद, चंदन मिश्रा साहब, श्याम नारायण सिंह, कुमार कौशलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शरीफ जाहिद अंसारी साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना स्नेह प्रदान करते हैं। ठीक है, 4 जून को जो भी कुछ होगा सामने आ जाएगा, जनता जनार्दन है। लेकिन मैं फिर पूरे कन्विक्शन के साथ इस बार कह रहा हूं कि इस बार बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट दिल्ली का रास्ता तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।